नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया में नए नए चीजों का आविष्कार हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजीज दुनिया में आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से युद्ध का स्वरूप भी दुनिया में बदल रहा है। नए नए युद्ध करने के तरीके दुनिया में इजाद किए जा रहे हैं और आज के समय में युद्ध करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि किसी देश को इकोनॉमिकली कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है और ठीक इसी में से एक युद्ध करने का तरीका है सी बेड वॉरफेयर। तो हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि ये सी बेड वॉरफेयर है क्या, यह कितना खतरनाक है, दुनिया इस नए वॉरफेयर को लेकर के कितना चिंतित है, साथ ही साथ हम यह भी कि क्या हमारा देश भारत भी इस सी बेड वॉरफेयर को फेस करने के लिए तैयार है, यदि नहीं है तो भारत क्या क्या कर सकता है, किस तरीके से इसके लिए तैयारी कर सकता है। तो जानते हैं इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सी बेड वॉरफेयर है क्या। तो देखिए, सी बेड का मतलब होता है समुद्र तल और वॉरफेयर का मतलब युद्ध, यानी समुद्र तल में लड़े जाने वाला युद्ध। तो देखिए, ये जो युद्ध करने का तरीका है ये बहुत ही घातक है। इसमें होता क्या है कि किसी भी एक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि समुद्र के अंदर होते हैं, जो उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जाता है। उस देश की इकोनॉमी को डैमेज करने की कोशिश की जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि बेसिकली इस वॉरफेयर में होता क्या है। तो देखिए, इसमें किसी देश का जो कि समुद्र के अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर गया होता है उसको तबाह करने की कोशिश की जाती है। जैसे एक देश से दूसरे देश के लिए एक इंटरनेट केबल गया हुआ है, इसके अलावा कोई एक देश दूसरे देश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, वह भी हाई वोल्टेज केबल के जरिए जो कि समुद्र के अंदर से जा रहा है। इसके अलावा एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं एक देश से दूसरे देश को एनर्जी सप्लाई के लिए जो एक पाइपलाइन जाती है जिसमें गैस या क्रूड ऑयल को सप्लाई किया जाता है एक देश से दूसरे देश में, जो कि सी के अंदर से गुजरता है, मतलब समुद्र के अंदर से गुजरता है। तो इस वॉरफेयर में इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली जुड़े होते हैं उस देश की इकोनॉमी से, यानी इन सबको तबाह करके उस देश की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब आप इसका रियल एग्जांपल समझिए, जो है रसिया और यूक्रेन का युद्ध। वैसे तो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन फिर भी पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोपियन कंट्रीज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यूक्रेन को। और इस तरीके से इनडायरेक्टली पूरा यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ रूस के अगेंस्ट खड़ा है। तो एक्चुअल में तो युद्ध हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे ये सभी यूरोपियन देश साथ ही साथ रूस के बीच में एक नए तरीके का युद्ध चल रहा है जो है सी बेड वॉरफेयर। तो अब देखिए इस पूरे युद्ध में हो क्या क्या रहा है। सबसे पहले जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यूरोपियन देशों को, खासतौर से जर्मनी को, अपने पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई करता था, एनर्जी सप्लाई करता था। लेकिन प्रश्न ये था कि यूरोप के देश रूस के एनर्जी को यदि लगातार लेते रहते हैं तो वो किस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर पाएंगे। तो जैसे ही यूक्रेन का युद्ध थोड़े दिन आगे बढ़ता है तो होता क्या है कि रसिया का जो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2, ये दोनों गैस पाइपलाइन जो कि रसिया को बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी से जोड़ते हैं, इन दोनों गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो जाता है। ये दोनों गैस पाइपलाइन पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी अब हुआ है कि रूस यूरोप को अब एनर्जीज की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, गैस की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से हुआ क्या कि जर्मनी की जो डिपेंडेंस थी रसिया के ऊपर वो हट गई। जर्मनी अपने अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ देखने लगा, जिसकी वजह से जर्मनी, जो कि ऐसा माना जा रहा था कि रसिया जो लगातार उसको गैस सप्लाई कर रहा है तो हो सकता है वह यूक्रेन के युद्ध में रसिया के खिलाफ बहुत ज्यादा कदम न उठाए, लेकिन रसिया के ऊपर से इस डिपेंडेंसी के खत्म होने के बाद जर्मनी भी अन्य यूरोपियन देशों के साथ पूरी तरीके से यूक्रेन का साथ देने लगा, उसको वेपन्स प्रोवाइड करने लगा। और रूस ने अपने इस गैस पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए को जिम्मेदार ठहराया है। और रूस का यह कहना है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस यूरोप को गैस सप्लाई करे, जिसकी वजह से हो गया कि पूरा यूरोप, यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ खड़ा हो, रसिया के अगेंस्ट खड़ा हो। तो ये तो ही रसिया की बात। अब पूरे यूरोप में और क्या क्या हो रहा है देखिए। तो युद्ध के शुरू होने के बाद से ही जैसे ही रसिया के साथ इस तरीके की घटना होती है, उसके बाद पूरे यूरोप में ये देखा जाता है कि इस तरीके की घटनाओं में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। पिछले साल ही नॉर्वे के एक सैटेलाइट स्टेशन को, जो कि उसके कनेक्शन का केबल समुद्र तल से गुजर रहा होता है, उसको काट दिया जाता है। और ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है कि ये किसके द्वारा किया गया है। इसके अलावा फ्रांस के साथ भी इसी साल ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें उनके केबल को काटा गया है, जो कि लैंड एरिया से गुजरते थे या समुद्र के अंदर से गुजरते थे। ये वो केबल थे जो इंटरनेशनल इंटरनेट को प्रोवाइड करते थे। तो ऐसे केबल को भी फ्रांस में काटा गया है। फ्रांस के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। और ये किसके द्वारा किया गया, इसके पीछे कौन है, इसके बारे में भी फिलहाल कोई जानकारी
जानकारी नहीं है। और ये यूरोप के सभी देश आरोप लगा रहे हैं रूस के ऊपर कि ये सारे काम किए जा रहे हैं रूस के द्वारा। ये जो समुद्र के अंदर इन सभी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है रसिया के द्वारा। ये सारे देश रूस के ऊपर इसी का आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो पूरा सी बेड वॉरफेयर है, ये पूरे यूरोप में बहुत ही तेजी से चल रहा है। लेकिन ये जो आज यूरोप में हो रहा है, निश्चित तौर से कल को ये हमारे इंडियन ओशियन में हो सकता है, हमारे देश के साथ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, भारत के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर समुद्र से होकर गुजरते हैं। और न सिर्फ भारत के, इंडियन ओशियन में जितने भी देश हैं, इन सभी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर समुद्र से ही होकर गुजरते हैं। आप सभी को पता होगा कि कुछ महीनों पहले ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक हाई स्पीड इंटरनेट केबल से, ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है, जिससे होगा क्या कि पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए प्रोवाइड की जा सकती है। और आप सबको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भारत का ट्राइलेटरल कमांड है। भारत की तीनों सेनाएं वहां पर स्थित हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाएं वहां पर स्थित हैं। हालांकि सैटेलाइट के द्वारा भी वहां इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन सैटेलाइट का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो काफी सिक्योर नहीं माना जाता है। तो आप सोचिए कि यदि इस इंटरनेट केबल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो ऐसे में इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को मिलने में, कमांड मिलने में बहुत देर होगी और इसका फायदा दुश्मन देश उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भारत के वेस्टर्न कोस्ट को देखें तो वहां पे बहुत सारे सबसी पाइपलाइन के जाल बिछाए गए हैं। जैसे मुंबई हाई, नीलम, इन सभी एरियाज में बहुत सारे पाइपलाइंस बिछाए गए हैं। इसके अलावा अभी जो हाल ही में G20 संपन्न हुआ है, वहां पर भारत ने मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ मिल करके एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी लॉन्च किया है, जिसके तहत भारत से अरेबियन सी से होते हुए यूएई तक एक इंटरनेट केबल जाएगा। इसके अलावा भारत मिडिल ईस्ट के देशों को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करवाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बेचेगा। तो उसके लिए एक हाई वोल्टेज केबल भी इस समुद्र के अंदर से ही गुजारा जाएगा। साथ ही साथ भारत ने यह भी प्लान किया है कि भारत से लेकर के यूएई तक एक पाइपलाइन को बिछाया जाएगा, जिसके थ्रू भारत ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को भारत से यूएई तक लेकर जाएगा। इसके बाद इसको आगे फर्दर यूरोप तक एक्सटेंड किया जाएगा। इस पर मैंने आपको अलग से वीडियो बना के बताया भी है। तो जिस तरीके से भारत डेवलप कर रहा है, भारत प्रगति कर रहा है, तो इस तरीके से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ समुद्र में भी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। तो बड़ा प्रश्न यह है कि भारत ये सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि यदि आप देखें, भारत के पड़ोस में दो ऐसे देश हैं जो चीन है और पाकिस्तान है। वो भारत की सफलता को कभी देखना नहीं चाहेंगे, भारत को हमेशा इकोनॉमिक तौर पे चोट पहुंचाने की हमेशा कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये इंडियन नेवी की जिम्मेदारी बनती है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है समुद्र के अंदर, उसको सुरक्षित रखा जाए। तो अभी देखिए, यूरोप में जो हो रहा है ये बहुत ही छोटे लेवल पर है। वो इसलिए कि पूरी यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज एक तौर से इकट्ठा हैं। साथ ही साथ नाटो का भी सपोर्ट है। तो यदि इन सभी देशों की नेवी को मिलाया जाए तो रसिया के सामने ये बहुत बड़ी नेवी बन जाती है। तो ये जो अपने एसेट्स हैं समुद्र के अंदर, उनको बचा पाने में ज्यादा प्रयास कर सकते हैं, ज्यादा रिसोर्सेज लगा सकते हैं और नए नए तरीके भी इजाद कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इंडियन ओशियन में देखें और खास तौर से अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन को देखें, तो आप उसके बारे में जानते हैं कि यह फिलहाल के समय में एटलीस्ट दुनिया की सबसे बड़ी नेवी फ्लीट को ऑपरेट करता है। और नेवी फ्लीट के मामले में भारत चीन से बहुत ज्यादा पीछे है। इसके अलावा आप समय समय पर यह भी सुनते होंगे कि चीन की जो जासूसी शिप्स हैं, रिसर्च करने वाले शिप्स हैं, वो इंडियन ओशियन में घूमती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है, वो केवल रिसर्च करने आती हैं? नहीं, उनका हमेशा प्रयास होता है कि वो भारत के टारगेट को ढूंढती रहती हैं कि भविष्य में यदि कोई समस्या होती है भारत के साथ, कोई टकराव होता है, कोई टेंस सिचुएशन बनती है भारत के साथ, तो किस तरीके से इंडियन ओशियन में भारत को, भारत की नेवी को उलझाया जा सकता है। तो इंडियन ओशियन रीजन में चाइना जिस तरीके से अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, ये भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। क्योंकि देखिए, ये जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर समुद्र में भारत डेवलप कर रहा है, यह इसके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा है। वो इस तरीके से, आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ एक लंबे समय से प्रॉक्सी वार में उलझा हुआ है और वो वार है टेररिज्म का। लेकिन आप जानते हैं कि चीन पाकिस्तान को भारत को उलझाए रखने के मामले में हर प्रकार से सपोर्ट करता है। चाहे पाकिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड करवाने हो, चाहे नेवी के लिए शिप्स बनाना हो, हर तरीके से चीन पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करता रहता है ताकि पाकिस्तान भारत को उलझाए रखे। इस तरीके से भारत इकोनॉमिक रूप से तरक्की न करने पाए और निश्चित रूप से चीन इसके लिए
पाकिस्तान को जरूर उकसाएगा, जरूर ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा ताकि पाकिस्तान इस तरीके से भारत के इन प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं, ये जो मैंने अभी बताया कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है ये जाएगा अरेबियन सी से। तो सीधी सी बात है, ये पूरा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के जस्ट सामने से ही गुजर रहा है। तो चीन और पाकिस्तान किसी भी टेंस सिचुएशन में भारत के साथ इसको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा एक और देश है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी नेवी बहुत ज्यादा खास नहीं है और उसको भी चीन से बहुत ज्यादा खतरा है। और ऑस्ट्रेलिया भी अपने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने समुद्र के एरिया में विकसित किया हुआ है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे प्लान बनाया हुआ है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को समुद्र में डेवलप करना। वहां से ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि ऑफशोर विंड एनर्जी को डेवलप किया जाए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अपने ऑफशोर एरिया में बहुत सारे सोलर फार्म्स को भी लगाने का प्रयास कर रहा है, जिससे ऑस्ट्रेलिया का प्लान ये है कि ये बहुत सारे देशों को एनर्जी सप्लाई करेंगे, वो भी समुद्र में केबल के थ्रू। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी सी बेड वॉरफेयर का बहुत ज्यादा खतरा है। तो ये तो हुई खतरे की बात, लेकिन अब प्रश्न आता है ऑस्ट्रेलिया और भारत को इन सब खतरों से बचने के लिए करना क्या चाहिए। देखिए, यूरोपियन देश इन सभी खतरों से निपटने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों देशों को चाहिए कि ये यूरोप की तरफ देखें, यूरोप से समझने का प्रयास करें। खास तौर से फ्रांस इस मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है और भारत और फ्रांस के रिलेशंस वैसे ही बहुत अच्छे हैं और भारत को चाहिए कि फ्रांस के साथ वो कोलैबोरेट करे और इस वारफेयर से निपटने के तरीके के बारे में दोनों देश एक साथ काम कर सकें। इसके अलावा इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है इस सी बेड वॉरफेयर के मामले में। और यदि भारत ऑस्ट्रेलिया ये चाहते हैं कि उनका जो समुद्र में ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये सुरक्षित रहें, इनके ऊपर कोई ज्यादा खतरा ना आए, तो ये जरूरी है कि ये दोनों देश मिल करके क्वाड को इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिवेट करें ताकि चीन की इस बड़ी नेवी का सामना किया जा सके। और देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ये पूरे क्वाड देशों को ये चाहिए कि जो ये सभी देश नेवल एक्सरसाइज करते हैं, मालाबार नेवल एक्सरसाइज, इसमें सी बेड वॉरफेयर को भी इंक्लूड किया जाए, इससे निपटने के तरीके को इंक्लूड किया जाए। साथ ही साथ इसका जो ड्रिल है, एक एक्सरसाइज, इसको इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऐड किया जाए। क्योंकि जब भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान की नेवी इसके बारे में ज्यादा अधिक जानकारी रखेगी, इससे लड़ने के तरीके, नए नए तरीके इजाद करेगी, तभी जाकर के इस खतरे से निपटा जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि भारत को फ्रांस के साथ इस सिक्योरिटी एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि फ्रांस जो है वो बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजीज को विकसित कर रहा है, अंडर वाटर यूएवीज को विकसित कर रहा है, जो कि फ्रांस के इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अंडर वाटर में यानी समुद्र के अंदर सुरक्षित रखने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं और फ्रांस इसमें बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत को फ्रांस के साथ इस मामले में कोलैबोरेशन को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भारत में भारत की नेवी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इंडियन नेवी में ऐसे नए नए टेक्नोलॉजीज को लाने की आवश्यकता है, जो नए नए टेक्नोलॉजीज विकसित हो रहे हैं, जैसे अंडर वाटर यूएवीज, इनकी संख्या को नेवी में बहुत ज्यादा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि इंडियन नेवी देश की सुरक्षा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा कर पाने में सक्षम बन पाए। तो कंक्लूजन में हम यही कर सकते हैं कि हमारे देश की नेवी की कैपेबिलिटीज को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, उसमें और ज्यादा वारशिप्स, और ज्यादा यूएवीज, नए नए टेक्नोलॉजीज को ऐड करने की आवश्यकता है, अन्य देशों के साथ कोलैबोरेट करने की आवश्यकता है, जैसे क्वाड हो गए, फ्रांस हो गया या यूरोपियन देश हो गए, इन सब के साथ अपने कोलैबोरेशन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि चीन की इस बड़ी नेवी का, सी बेड वॉरफेयर का, साथ ही साथ चीन के सपोर्ट से जो पाकिस्तान भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है, उसका सामना किया जा सके। और आपका इस सी बेड वॉरफेयर पे क्या कहना है? इसमें आप अपनी तरफ से भारत के लिए, भारत की नेवी के लिए क्या सुझाव ऐड कर सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।